हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं फिर आप लोग। घबराइए मत, मैं ये नहीं बताने वाला कि इनके बीच में क्या हुआ, वो सब आप जानते हैं, बड़े बड़े वीडियो पड़े हुए हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ तीन चीजें डिस्कस करूंगा और विद इन 10 मिनट यह सब कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले विवेक बिंद्रा जी ने जो स्कैम किया है, यह सबकोर्स मैं यह टर्म स्कैम ही यूज करूंगा एंड आई विल प्रूव इट। तो क्या सिर्फ विवेक बिंद्रा ने किया है? हम लोगों ने नहीं किया है सर। यह बताइए, अगर सिर्फ विवेक बिंद्रा ने यह 10 दिन का एमबीए चलाया तो 5 साल का बीटेक चलाकर प्राइवेट कॉलेज वालों ने क्या कर लिया? बीएमएस कॉलेज चलाकर, जहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है बच्चों का, उन्होंने क्या कर लिया? या फिर बड़े बड़े कॉलेज खोलकर, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खोलकर एमबीए करा के 4 साल 5 साल 3 साल जितना भी होता हो, मैंने तो कभी सर्च ही नहीं किया कि एमबीए कितने साल का होता है, लेकिन जितना भी होता हो, क्या कर लिया? 12-13 हजार की ही तो नौकरी दी। तो क्या यह स्कैम अकेले विवेक बिंद्रा की है? मैं आज इस पर डिस्कस करने वाला हूं। दूसरी चीज है कि यह चीज बार बार क्यों रिपीट होती है। मैं आपको अपने गांव का एग्जांपल देता हूं। इस समय मेरे एक अंकल जी थे, जब मैं काफी छोटा था, लगभग क्लास 7th या 8 में था, तो वह मुझे एक स्कैम के बारे में बताए थे, चीट फंड स्कैम, और सुब्रत राय के बारे में बताया था। उस समय मेरी उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और आज के 2 साल पहले मेरे बनारस में हमारे एक मिश्रा जी आए थे। उन्होंने क्या किया था, सेम चीट फंड स्कैम को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ 20,000 रुपये जमा कीजिए और हम आपको 1 हफ्ते में 40,000 देंगे। और सेम चाचा जी जिन्होंने मुझे चीट फंड के बारे में बताया था, वह उसमें अपना 2 लाख रुपए फंसा के बजे हुए हैं। बड़े से बड़े नेताओं ने उनको पैसा दिया, मिश्रा जी को, और कोई उनसे पैसा नहीं निकाल पाया। तो एक चीज आप यह बिल्कुल मान ले कि आप कुछ भी हो अपने आप को, मैं विधायकों की बात कर रहा हूं, हम आप तो काफी आम इंसान हैं, आप कुछ भी हो अपने आप को, आपने मुझे पैसा दे दिया, अब अगर मेरी इच्छा नहीं है तो आप मुझसे पैसा नहीं निकलवा सकते, नहीं निकलवा सकते, किसी से पैसा नहीं निकलवा सकते। तो क्या यह जो स्कैम है आज के डेट में, जो विवेक बिंद्रा जी और संदीप महेश्वरी, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट इस पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन है इसकी। इसके आगे मैं अपनी बातें रखना शुरू करता हूं। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। एटलीस्ट मैं कोई चीट फंड नहीं करने वाला। यह हमारे संदीप महेश्वरी सर हैं। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें इन्होंने कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। आप समझिएगा, अकेले आप जो सोचते हैं ना कि संदीप महेश्वरी जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सर, आपको प्रणाम है, आपका वीडियो मैं भी देखता हूं अगर कभी डिप्रेस होता हूं। लेकिन मैं यहां पे वह कहने जा रहा हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर गलत हूं तो सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन सर, संदीप सर, आप डिप्रेस थे, डिप्रेशन के शिकार थे, और आपने काफी बड़े मंच पे इस चीज को एक्सेप्ट किया। बहुत बड़ी बात है सर। अब मैं एज अ टीचर, मुझे बहुत सारे टॉपिक नहीं पढ़ाने आते, जैसे मैं अगर एनिमल किंगडम पढ़ाता हूं तो मैं नहीं पढ़ा पाता, लेकिन यूट्यूब पे इस चीज को एक्सेप्ट करना, या फिर बड़े मंच पे स्टूडेंट के सामने मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं, यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यह हम लोग नहीं कर पाते। फिर भी आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप जो भी लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनको उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर आप। लेकिन आप डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं, अगर किसी एक निगेटिविटी आपके अंदर है, कोई एक निगेटिविटी है, उसको लेकर आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा आपके साथ घटना हो गया जिसको लेकर आप लगातार 21 दिन से ज्यादा सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो आपने कहा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं और मैं लगातार मेडिसिन ले रहा हूं। क्या होता है फ्रेंड, डिप्रेशन हमेशा उन्हीं लोगों को आता है जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, और जो बड़े ही आसानी से बहुत सारी चीजों को ऑप्ट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं। इसलिए आप कभी भी किसान को डिप्रेशन में नहीं देखेंगे, आप कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं देखेंगे जो लगातार स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हो। आप हमेशा किसी करोड़पति बच्चे को डिप्रेशन में देखेंगे, आप हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन में देखेंगे जिसके लिए सब कुछ अचीवेबल हो, वह सब कुछ बहुत ही जल्दी पा गया हो। लाइफ में क्या होता है ना, किक होना चाहिए, किसी चीज को पाने की भूख होनी चाहिए। मैं जनरली
उपनिषद पढ़ता हूँ, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। मैंने जब पढ़ा, मैं कट्टर विरोधी था हिंदू धर्म का 2016 तक, क्योंकि मुझे भी वही आज की नई जनरेशन की एक भूत सवार थी कि यार हिंदू धर्म में सब बेकार है, यह है बकवास है, वह बकवास है। लेकिन जब मैं फंसा और उपनिषद पढ़ा तो मैं समझा कि नहीं नहीं, जो चीज़ हमारे धर्म में वो कहीं नहीं है, वह फालतू का सेकुलरिज्म अब मेरे अंदर नहीं है। मैं किसी के धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं जितना वह मेरे धर्म का करता है। हाँ, मैं मूर्ति पूजा को अभी नहीं करता, लेकिन कोई मूर्ति पूजा करता है तो मैं उसको गलत नहीं मानता। हमारा धर्म दोनों चीज को अलाउ करता है। आप मूर्ति पूजा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आप राम को अपना भगवान मान लो, अपना फ्रेंड मान लो, अपना पिता मान लो, कुछ भी मान लो, अपना पति मान लो, कुछ भी मान लो। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन आवर रिलीजन। तो जब मैंने उपनिषद को पढ़ा तो मुझे एक चीज का पता चला कि जस्ट सपोज हम कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हों और ट्रेन आने वाली हो 8 घंटे बाद। अब इन 8 घंटों में एक्चुअली फ्रेंड, यह ज्यादातर जो लेक्चर है मेरा, यह डिप्रेशन पे ही होने वाला है, क्योंकि वही एक सेक्शन है जिसकी वजह से यह महापुरुष लोग फेमस होते हैं। अगर आप कहीं बैठे हो, आप किसी ट्रेन का वेट कर रहे हो और ट्रेन के आने में 8 घंटे का टाइम लग रहा है। अब अगर आपके हाथ में कोई मोबाइल दे दिया जाए और कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग मूवी चल रही हो, वह 8 घंटे 8 सेकंड बराबर लगेंगे आपको। या फिर वहीं पे कोई कहानी किस्सा हो जाए कि आपने देखा कि यार कोई बहुत सीधी सादी लड़की थी आपके क्लास की, वह किसी लड़के के साथ घूम रही है। अब मनोरंजन हो गया, 8 घंटे आपके बीत जाएंगे। चाचा को फोन कर दिया, उसको फोन कर दिया, इसको फोन कर दिया। दूसरा कंडीशन, 8 घंटे का टाइम तो हो लेकिन आपके हाथ में मोबाइल ना हो, कुछ किक ना मिल रहा हो आपको, यह 8 घंटे 80 साल के बराबर लगेंगे और आपको सर दर्द करने लगेगा। सेम फ्रेंड, हमारी लाइफ भी है। वह लाइफ किसी की भी हो, वह लाइफ किसी 1000 करोड़पति की हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो 100-200 रुपए कमाता हो। हमारी लाइफ में यह जो पूरी हमारी लाइफ है, यह एक वेटिंग पीरियड है और जो ट्रेन है वह हमारा लास्ट ब्रेथ है कि हम मरने वाले हैं। जो हमारा मरने का समय है वह समझ लो एक ट्रेन है, और उससे पहले का जो प्रोसेस है, हम पैदा होते हैं, शादी करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें जो भी है वह एक समय का इंतजार है। और वह समय किस चीज का इंतजार है? वह मौत का इंतजार है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप इंतजार करोगे कैसे? आपके लाइफ में कुछ तो किक होना चाहिए। तो संदीप महेश्वरी सर ने, यह मैंने आपको डिप्रेशन बता दिया कि डिप्रेशन होता क्यों है। आपके लाइफ में अगर किक नहीं है तो डिप्रेशन होगा। अच्छा, बहुत सारा किक है, इनका लोन, उनका लोन, इनका यह, और घर का टेंशन, इनका टेंशन, तब भी डिप्रेशन होगा। तो संदीप सर ने कहा कि मुझे यार डिप्रेशन हो गया है, और कई लोगों ने इनको, मैंने भी अपनी तरफ से इनके मैं फॉलोइंग हूँ, मैं सर को फॉलो करता हूँ, तो मैंने लिखा था कि नहीं सर, आप जल्दी, आप हम लोगों के मोटिवेटर हैं और आप जल्दी ही इस चीज़ से कोप अप करेंगे। अब संदीप सर एक प्रोग्राम कर रहे थे जिनमें इन्होंने बिना, विवेक बिंद्रा सर का नाम, सर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ सर, ठीक है, आज आपको मैं स्कैम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपके जो बिजनेस आइडियाज़ है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आज के डेट में मैं कुछ भी हूँ तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। विवेक बिंद्रा जी का इन्होंने नाम नहीं लिया और बिना नाम दिए एक स्कैम के बारे में बताया कि इन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद इन्होंने कहा कि हम 10 दिन में एमबीए करा देंगे। ठीक है, ये 10 दिन में एमबीए नहीं करा सकते, और ये होते कौन है 10 दिन में एमबीए कराने वाले? और जो एमबीए करा देते हैं वह क्या उखाड़ लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह 10 दिन में एमबीए नहीं करा सकते, चैलेंज देता हूं। और यह होते ही कौन है जो 10 दिन में एमबीए कराएंगे? इनकी खुद की डिग्री ओपन यूनिवर्सिटी से है, लेकिन मैं किसी के डिग्री पे नहीं जाऊंगा। मैं 2 साल में खूब ट्रेवल किया, बड़े बड़े ऑनर से मिला हूं, स्कूल ऑनर से मिला हूं, हॉस्पिटल ऑनर से मिला हूं, सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑनर से मिला हूं, सब अंगूठा छाप रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग काफी तेज रहा है। अब तो मुझे पढ़ाई शब्द से नफरत हो चुका है। मैं अपने बेटे को शायद ग्रेजुएशन की जगह उसको दुनिया की नॉलेज ज्यादा दूं, क्योंकि उससे वह ज्यादा सक्सेस होगा। जो हम पढ़ के आते हैं उससे हमें कोई सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, ये 10 दिन में एमबीए नहीं करा सकते, लेकिन यहां पे जो बहुत सारे, मैं सभी के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो बहुत सारे
प्राइवेट एमबीए कॉलेजेस हैं वह कौन सा तीर मार लेते हैं, बड़े बड़े सपने दिखा देंगे कि हम आपको करोड़ों का पैकेज दिलाएंगे और 12,000 की नौकरी करते हैं एमबीए वाले। मेरे पास बहुत सारे बीटेक वाले, मैं वेगनार अपना मेरा कार है उसको लेकर गया था, यहाँ पे एजीआर है बनारस में, वहां पे एक बीटेक वाला मिला, बोला भैया 13,000 की नौकरी करते हैं। और फीस कितना दिया होगा, कम से कम 10 लाख रुपए। जितना फीस दिया है उसको निकालने में उसको 10 साल लग जाएगा। तो यह नहीं करा सकते तो वह लोग कौन सा करा लेते हैं भाई। मेन है कि किसी भी नॉलेज, इंटेलिजेंसी क्या होती है। अगर मैं पी सत्या सर की किताब का रेफरेंस देते हुए आपको बताऊं तो पी सत्या सर ने इंटेलिजेंसी का जो डिफिनेशन लिखा है कि आप अपने सराउंडिंग का यूटिलाइजेशन करके उसको एप्लीकेशन पार्ट में कितना फास्ट कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज द इंटेलिजेंसी। तो कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो विवेक बिंद्रा जी की हो, चाहे किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो, अगर आपके पास उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का मेथड नहीं पता है तो आप आईआईएम से एमबीए करके आ जाओ यार, बेकार आदमी बन जाओगे। आप आईआईएम से करके आओ, बेकार आदमी बन जाओगे। अगर आपको अपने सराउंडिंग को कन्वर्ट करने का, मैं एक मीटिंग में गया हुआ था, मैं आजकल इन्वेस्टमेंट दिला रहा हूं लोगों को, मैंने 3-4 कोचिंग को बड़े इन्वेस्टमेंट दिलाया है, 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मैंने दिलाया है। तो मैं वहां पे मीटिंग में बैठा हुआ था, एक्चुअली मैं खुद के कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट सर्च करने गया था, तो मुझे पता चला कि पहले आपको अपनी, अच्छा यह नॉलेज भी आप ले लीजिए, आप में से अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो, मुझे नहीं पता था, मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं जनरली उसको अपने एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे या फिर एक नॉर्मल जीएसटी रजिस्टर्ड करके कंपनी चला रहा था, तो आपको उस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद उसमें आपका जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी पूरी डिटेल जाती है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन जब मैं इन्वेस्टर से बात कर रहा था तो बात करते करते मुझे लगा यार कि मैं कुछ चीज़ों को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा और मैंने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी भी ओपन किया, जिसमें से 3 लोगों को मैंने सक्सेसफुली दिला दिया है अभी, 3 कोचिंग को इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो बड़े कोचिंग बड़े सिस्टम के ऑनर्स हैं, उनको यह पता है कि किसी चीज को एप्लीकेशन पार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंसी। अब मैं वहां पे मीटिंग में बैठा हुआ हूं, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर मैं कोई एमबीए वाला नहीं हूं, आप पहले जान लीजिए, मेरी मेडिकल की डिग्री है, लेकिन मैं अपनी मेडिकल की डिग्री बोलना पसंद नहीं करता, मैं अपने आप को 12th पास कहलाना ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि मेरी मेडिकल की डिग्री आज के डेट में अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं तो मेरे लिए किसी यूटिलाइजेशन का नहीं है, इसलिए मैंने मेडिकल की डिग्री भी लीव कर दी है। तो उन्होंने बोला अभिषेक तुम एमबीए हो या नहीं हो इससे कोई मैटर नहीं करता, तुम माल बेचकर आते हो तो यू आर रियल एमबीए, और तुम माल बेचकर नहीं आते तो तुम महाबेकार आदमी हो। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द एमबीए। 2 डेफिनेशन है, अगर माल बेचकर आओ तो रियल एमबीए, आईआईएम की भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम माल बेचकर नहीं आए तो कहीं से भी करके आ जाओ, तुम्हारे एमबीए की डिग्री महाबेकार आदमी वाली डिग्री है। तो ठीक है, ये गलत थे, लेकिन इनकी और भी कुछ गलतियां थी। इन्होंने क्या कहा कि भाई हम बिजनेस काउंसलर बनाएंगे और 50,000 रुपये सैलरी दिलाएंगे। अरे तुम्हारी दिमाग क्या घास चलने गई थी? तुमको 10-10 लाख रुपए महीने की जॉब, महीने का एक सेक्शन विवेक बिंद्रा जी 10 दिन में करके दे देंगे। अरे ये कुछ नहीं कर सकते, ये 10 पैसा भी किसी को नहीं कमा सकते अगर उसके अंदर सेल्फ कैपेसिटी ना हो। बहुत सारे ऐसे आईआईटीएन हैं जो मुझे कॉल करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वह 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए साल तक कमा सकते हैं, उनके अंदर इतना टैलेंट है, वह कोचिंग में आए ना, पढ़ाना छोड़कर कोचिंग मैनेजमेंट के अंदर अगर वह आए तो जितने भी आप बड़े कोचिंग का नाम ले सकते हैं उन सभी को वो फ्लॉप कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर डेयरिंग ही नहीं है, वो डेयर नहीं कर सकते। बोलते नहीं नहीं आपसे मुझे मैंने कार लोन ले लिया है, फलाना ये ले लिया है, वो ले लिया है, धमाका ले लिया है, दे डोंट हैविंग द डेयर। तो उनको कोई नहीं सिखा सकता, टैलेंट इनबिल्ट है लेकिन उनको सिखा ही नहीं सकता। मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक डेयर किया था कि मैं जॉब नहीं करूंगा। मैं भी जॉब कर रहा था, मैंने एक डेयर किया था, मैं कम कमा रहा हूं, अच्छी बात है, जॉब पे जितना कमाता था उससे कम या उससे ज्यादा कमा रहा हूं, लेकिन खुश तो हूं एटलीस्ट। तो यह किसी को कमवा नहीं सकते यार। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कार दिखा दिए, यही क्या
मैंने 4-5 और भी मोटिवेटर दिखा है, कार दिखा दिया, बंगला दिखा दिया, फलाना दिखा दिया, दिखाना दिखा दिया और आपको मोटिवेट कर रहे हैं चलो कमाते हैं। अरे यार एक चीज बताओ, टाटा साहब ने कब आपको बंगला दिखाया? रियल जो कमाते हैं वो टाटा साहब कमाते हैं ना, अडानी साहब कमाते हैं ना, अंबानी कमाते हैं ना, कब उन्होंने कार दिखाया और बोला आओ हम तुमको कमाना सिखाते हैं? जो आपको कमाना सिखा रहा है वो आपको कमाना नहीं सिखा रहा, आपसे खुद कमा रहा है। मैंने जब बिजनेस करना शुरू किया तो एक चीज सीखी, इस धरती पे सिर्फ एक ही रिश्ता एग्जिस्ट करता है, या तो आप किसी को लूटोगे या किसी के द्वारा लूटे जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कम अपने आप को लुटवाकर दूसरे को ज्यादा लूट लो। दैट इज द बेसिस ऑफ द बिजनेसमैन, जो कि नौकरी करने वाले को कभी नहीं समझ में आ सकता, और आज आएगा भी तो भी वो उसको एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए महीने कमवा दूंगा, तो आप मान गए, चल दिए। यह कहा था घुटने में। और इन्होंने टारगेट किसको किया? किसी बड़े बिजनेसमैन को टारगेट किया था क्या? ठीक है चलो, आपने इनको गलत माना, मैं भी मानता हूं गलत थे यार। इनको एक क्राइटेरिया उसमें रखनी चाहिए थी कि इस क्राइटेरिया के बंदे आएंगे तो हम सेलेक्ट करेंगे। इन्होंने क्या किया? सबको कलेक्ट कर लिया। अब सबको कलेक्ट करने के बाद जब वो कमा नहीं पाया, उसने किसी ने अपने मां के गहने बेच के इनको पैसा दिया, जैसा कि यूट्यूब पे कई लोगों ने बोला। किसी ने जमीन बेच के पैसा दिया, 50,000 के लिए जमीन बेचना पड़े तो बहुत बड़ी बात है, वह बिकता कहां से मुझे नहीं समझ में आया आज तक। ठीक है, मैं इनकी साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि आपको पैसा अगर अपना रिफंड कराना है तो आप इसको किसी 3 लोगों को शेयर कर दीजिए। तो क्या आप पाकिस्तान में शेयर करने गए थे क्या? आप खुद उस चीज से सफर कर रहे थे, तो क्या आप उसको पाकिस्तान में बेचने गए थे? नहीं ना, उसको अपने ही अगल बगल वालों को बेचा ना। तो यह जिनको अगल बगल वालों को बेचा वो आप पे केस क्यों ना करे भाई? अगर आप विवेक बिंद्रा पे केस कर रहे हैं तो जिन्होंने, बिल्कुल करो विवेक बिंद्रा पे केस। मैं खुद अगर इस सिस्टम से गुजरा होता तो मैं विवेक बिंद्रा जी पे केस करता, लेकिन इसके साथ एक बंदे पे और करूंगा जिसने मुझे रिफर किया, क्योंकि जिसने रिफर किया वह तो जानता था ना कि मैं फंस जाऊंगा। बार बार बहुत बड़ी बड़ी बात की जा रही थी कि यार इन्होंने फंसा दिया, इन्होंने फंसा दिया। बिल्कुल फंसाया यार, लेकिन क्या इन्होंने डायरेक्टली फंसाया? आप भी तो फंसने गए थे। और आपको फंसाया किसने? विवेक बिंद्रा ने कॉल किया था? नहीं, आपके किसी दोस्त ने किया था, आपके किसी भाई ने किया था, आपके किसी रिश्तेदार ने किया था। उस दोस्त रिश्तेदार पे भी तो केस करो, जागो यार। अकेले विवेक बिंद्रा आपको बेवकूफ नहीं बना सकता था। इस विवेक बिंद्रा ने किसी को बेवकूफ बनाया होगा। जो बंदा बेवकूफ बना है उसने आपको बेवकूफ बनाया था। क्यों? क्योंकि उसका पैसा निकल जाए। बिल्कुल गलती थी विवेक बिंद्रा की, लेकिन क्या अकेले विवेक बिंद्रा की गलती थी? बार बार एजुकेशन सिस्टम को गाली दिया जाता है, क्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की गलती थी? एजुकेशन सिस्टम ने आपसे यह नहीं कहा था कि आप नौकरी करो, आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा था नौकरी करो। पेरेंट्स के खिलाफ बगावत करो ना, अकेले एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ क्यों बगावत करते हो? और इनको आप मानते ही क्यों हो? क्योंकि आप खुद डिप्रेस होते हो। क्यों डिप्रेस होते हो? क्योंकि उपनिषद जैसी किताबें नहीं पढ़ते हो। आपको लगता है कि उपनिषद जैसी किताबें पढ़ेंगे तो हम मॉडर्नाइज नहीं रहेंगे। ठीक है, सो कॉल्ड अनमॉडर्नाइज बनने के चक्कर में बिकते रहो इनके हाथ से। एक काफी इंप्रेसिव बंदा मेरे लाइफ में आया, मैं उनका फोटो दिखाना चाहूंगा यार। काफी इंप्रेसिव पर्सन है। मैं रियलिस्टिक उनको मानता हूं कि हाँ उन्होंने वर्कआउट करके दिया होगा कुछ। व्हाट्सएप पे था यार। ओके, यह पर्सन है, यह पर्सन है महेश्वर पेरी। आई सैल्यूट यू सर, रियली। इनका चेहरा आप ध्यान से देखिए। यह पर्सन पहले भी, जो पेरी सर है, IIPM एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिन्होंने कईयों की लगा के रखी थी, खूब पैसा लूटा, विवेक बिंद्रा जी से बहुत ज्यादा लूटा था। इन्होंने उनके खिलाफ केस किया, ना सिर्फ केस किया, जीता भी केस। अब इन्होंने विवेक बिंद्रा जी पे भी एनालिसिस निकाला। एनालिसिस यह निकाला कि ये जो पिरामिड बना, पिरामिड कि मैंने तुमको माल बेचा, अब तुमको अगर अपना पैसा निकालना है तो तुम किसी 3 को बेचो। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट एक चीज और है, ये जिन्होंने पहली बार खरीदा, ठीक है, वह पहली बार बेवकूफ बने, लेकिन उनको जिन्होंने बेचा अगर वो उनके रिलेशन में है तो उनको भी पकड़ो।
उनको क्यों नहीं पकड़ोगे? ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे HIV हो गया है तो मैं पकड़ पकड़ के सबको HIV कराऊंगा। अगर मुझे किसी ढोंगी बाबा ने बोल रखा है कि तुम 3 लोगों को और HIV करा दोगे तो तुम्हारा HIV खत्म हो जाएगा, अरे यार वह कैंसर, वह मर जाएगा, पूरा सोसाइटी मर जाएगा उससे। तो सर सैल्यूट यू कि आप शायद विवेक बिंद्रा जी के ऊपर कोई एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि आपने जैसा कि अपने ट्विटर पे चीजों को शेयर किया, और महेश्वर सर लेंगे उस पर एक्शन, लेकिन क्या हमें खुद पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? हमें खुद से जागरूक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस अचानक से आपको पैसा नहीं दे सकता। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के जो रिकॉर्ड है अगर उसको आप चेक किए बिना अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे जाने के बाद आपको लगता है कि यार जो चीजें इन्होंने बताई है वो चीजें नहीं हो रही है, तो क्या उन पे केस नहीं होना चाहिए? आपका एजुकेशन सिस्टम जिसमें आप 20 से 30 लाख रुपए पूरे अपनी लाइफ में एक बार लगाते हो, शायद उससे ज्यादा ही हम लगाते होंगे LKG से लेके अब तक, और सिर्फ इस उम्मीद में लगाया जाता है कि हम एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे। बड़ा आदमी तो मैं टर्म यूज करना गलत होगा, बड़ा आदमी तो वह होता है जो कि अपने अंदर विजय प्राप्त कर चुका हो। लेकिन सो कॉल बड़ा आदमी मतलब पैसा वाला बनेंगे और नहीं बन पाते हैं, तो क्या उस एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या हमें गवर्नमेंट से उस चीज को कहने की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या उन ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्या करते हैं? हम जब LKG UKG में या फिर किसी भी क्लास में नाम लिखवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई AC है कि नहीं? एक मैडम आएगी मुस्कुरा के आपको पानी दे देंगी, आप सोचिए क्या स्कूल है। टाइल्स एकदम देखोगे, हाँ चेहरा दिख रहा है कि नहीं, वाह वाह क्या स्कूल है। अरे यार टीचर देखते हो कि नहीं? जिस स्कूल में आप लाख रुपए अपने बच्चे की फीस देने जाते हो वहां पे यह देखते हो कि नहीं कि क्या टीचर वहां पे 50,000 पा रहा है या 1 लाख रुपए पा रहा है? आपको पता है कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो मुझसे 12,000 टीचर की डिमांड करते हैं, उससे ज्यादा तो मजदूर का होगा पैसा। मुझे गुस्सा आता है सर, इसीलिए मैं अपना स्कूल डाल रहा हूं। मुझे गुस्सा आता है, मेरे स्कूल में जब भी बच्चा पढ़ेगा वह क्लास 10th पास करते करते उसको कमाने के सारी टेक्निक बता दूंगा अपने सिस्टम में, ताकि उसे क्लास 11 पे किसी पेरेंट्स पे डिपेंड होना ही ना पड़े। और मैं इसमें पेरेंट्स को गैर जिम्मेदार नहीं, बच्चे को ज्यादा जिम्मेदार बनाना सिखा रहा हूं, ताकि बच्चा 22 साल की एज में जाके सेल्फ सफिशिएंट हो सके। क्योंकि 55 साल की एज में जाके वो अपने बच्चों के लिए कमाएगा तो यार आखिरी सांस तक तो कमाता ही रह जाएगा। उसको इतना आना चाहिए कि 50 साल की एज तक जाते जाते इतना कमा ले वह कि अगला 10 साल वो बैठ के खा सके। बिल्कुल विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया था सर, लेकिन क्या सिर्फ विवेक बिंद्रा जी ने गलत किया था? हम भी कर रहे हैं ना, कभी एजुकेशन के नाम पे, कभी MBA के नाम पे, कभी BTech के नाम पे, कभी MSc के नाम पे, कभी B.Ed के नाम पे बिल्कुल गलत कर रहे हैं ना सर। हम बच्चों को हर चीज सिखा रहे हैं, डिप्रेशन से लड़ना क्यों नहीं सिखा रहे? क्यों नहीं सिखा पा रहे उनको डिप्रेशन से? हिंदू धर्म में तो अगर बच्चा गीता लेकर बैठता है तो हम उसको मार के हटा देते हैं कि बाबा बनने जाएगा क्या? क्यों हटा देते हैं मार के सर? उसको क्यों उस गीता का रियल मतलब नहीं समझाते हैं? हम उसको ठुमक चलत सिखाते क्यों रहते हैं सर? हम उसको यह क्यों नहीं सिखाते हैं कि अपने कर्म के विधान पे कैसे आगे बढ़ते हैं? यह मेरा अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग था, यह कोई मैंने कंटेंट नहीं लिखा था, जो था अंदर से मैंने आपको दे दिया। अगर किसी को गलत लगा होगा सर मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं सच में इन चीजों से आकर कभी कभी लगता है कि यार हम इतने बड़े बेवकूफ हैं, सच में है क्या, कि विवेक बिंद्रा और न जाने कैसे कैसे लोग आके हमें सच में बेवकूफ बना जाते हैं। सच में है क्या हम इतने बेवकूफ? और ये लोग हमेशा गरीबों को टारगेट करते हैं सर, या फिर उनको टारगेट करते हैं जो यंग ब्लड होते हैं, जिनको लगता है कि हम एक दिन में ऑडी कार खरीद देंगे। जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो मैं, खैर मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, तो मैं फर्स्ट ईयर से ही अर्निंग करने निकला, तो मुझे पता चल गया था कि 10,000 कमाना भी कितना टफ टास्क है। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से बोलता था, उनको लगता था अरे यार तू फेंकू है, मैं जब कॉलेज से बाहर निकलूंगा ही तो 50 लाख रुपए सालाना कमाने लगूंगा। और जिन्होंने बोला था वो 20,000 कमा रहे हैं, उनमें से कई तो मेरे कंपनी में भी काम कर रहे हैं, 1-2। तो वी नीड टू एजुकेट आवर चिल्ड्रेन बिसाइड book is language. That's the requirement of our society and we must do this. हमें यह समझाना पड़ेगा कि ऐश्वर्या राय, मैं नाम बड़ी एक्टर का ले रहा हूं, सॉरी मैम, सॉरी आपका नाम ले रहा हूं, किसी भी बड़े एक्टर
या एक्ट्रेस या फिर क्रिकेटर के द्वारा अगर किसी गुटखा का प्रचार किया जा रहा है तो वह एक्टर एक्ट्रेस भगवान नहीं है, वो अपने घर के बारे में सोच के तुम्हें गुटखा खिलाना चाहता है। यह हमें समझाना पड़ेगा कि क्रिकेट 3 घंटे देखते देखते समय हमारा जो टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अगर क्रिकेट चल रहा है तो उसमें 2 चीजें होंगी सर। यह देश प्रेम के नाम पे बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है आज के डेट में क्रिकेट में। अगर क्रिकेट चल रही है तो 99% तो सोच रहा होगा कि इंडिया जीते या पाकिस्तान हारे या फलाना जीते ढेकाना हारे, मैं उसका फैन, मैं उसका फैन। ये सिर्फ 1% बच्चा वो सोचता है कि ये जो क्रिकेट में जितने दिख रहे हैं ना, ये सब मेरा एडवर्टाइजमेंट करेंगे एक दिन। सेम सेक्शन है सर, या तो लूटोगे या लूटे जाओगे। 1% यह सोचता है कि सबको लूटना है और 99% यह सोच रहा होता है कि भारत को जीतना है, आपको जीतना है। जब आप जीतोगे, धोनी जी को जीतने दीजिए, वो जीतेंगे, पेपर में मिल जाएगा आपको खबर। लेकिन जब तक आप अपने घर पे नहीं जीतोगे तो आप अपने घर के धोनी नहीं हो सकते, क्योंकि धोनी जी आपके घर पे पैसा नहीं पहुंचाने जाएंगे। थैंक्स लॉट टू ऑल। और फिर एक बार मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरे पास जो सेक्शन था मैंने उठा के आपको कह दिया। धन्यवाद सर। और एक आखिरी पॉइंट मैं कहना भूल गया था, एक थैंक्स आपको बोलना ज़रूरी था। एक्चुअली सर, आप लोगों के हेल्प से 20,000 प्लस मेरे फॉलोअर हो गए फेसबुक पे, मेरे ग्रुप पे, तो थैंक्स टू ऑल।